नमस्कार प्यारे बच्चों। अब हम कक्षा 9 में हिंदी में व्याकरण में अशुद्ध और शुद्ध वाक्य थोड़ा ही हम आगे सीख पाए थे। अभी आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि हमने देखा कि वाक्य शुद्धि में पदक्रम संबंधी जो नियम है उसमें हमने जो उसमें कारक आते हैं, तो कारक में हमने संप्रदान और करण कारक देखा। अब अपादान कारक देखते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अपादान यानी अलग होना, कोई चीज़ से कुछ अलग होना। जैसे कि पेड़ से पत्ता अलग हुआ, तो से एक कारक है यानी अपादान। वो हमें पूरे वाक्य को समझना है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते, पेड़ कर्ता बोलते हैं उसे, पत्ते कर्म और गिरते क्रियापद, उसमें से ये अपादान यानी पेड़ से अलग होता है, तो ये अपादान विभक्ति में आता है। तो से कारक है यानी कर्ता और कर्म के बीच कारक आते हैं, वह बात है। आगे है अधिकरण विभक्ति, उसमें आती है यानी वाक्य को शुद्ध कैसे लिख सकते हैं। कर्ता और कर्म के बीच कारक आते हैं, वो कैसे, कौन से क्रम के अनुसार आते हैं, वह हम देखते हैं। विभक्ति को कैसे उसमें उपयोग कर सकते हैं। आगे है लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, तो उसमें अधिकरण है। अधिकरण यानी देखते हैं कि उसमें लड़के खेल रहे हैं, कहाँ, तो मैदान में। तो यहाँ अधिकरण यानी स्थान। विभक्ति जो होती है, हमारी 8 विभक्ति है, उसमें ये सब उसका जो स्थान कहाँ है, और वो स्थल, स्थान, वो कर्म, कर्ता, ये सब उसमें बताया गया है। तो उसमें ये जो है ये अधिकरण 7वीं विभक्ति है। अधिकरण लड़के मैदान में खेलते हैं, तो मैं ये कारक है, कहाँ खेलते हैं, मैदान में। तो पूरा एक कारक हम लेंगे मैदान में, तो अधिकरण विभक्ति है। तो लड़के करता है, क्रिकेट कर्म है, खेलते उसका क्रियापद है, उसके बीच में कारक आया मैदान में, कर्ता और कर्म के बीच। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि कर्ता और कर्म के बीच कभी इस तरह से दोनों वाक्य को पदक्रम में योग्य नियम से बिठाने के लिए कारक आ सकते हैं। वह कारक विभक्ति के अनुसार आते हैं, यानी विभक्ति वाक्य को योग्य क्रम में रखने का नियम है। कुछ स्थलों पर कारक कर्म के बाद भी प्रयोग हो सकते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि कर्ता और कर्म के बीच ही कारक होते हैं, कभी कभी इसके बाद भी आता है। जैसे कि प्रियंदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखा, तो ये प्रियंदा करता है, मनमोहन को सिर से देखना है, तो सिर से पैर तक देखा मनमोहन को, यानी कर्म के बाद भी प्रयोग होता है। तो प्रियंदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखा, देखने की जो कर्म है, तो उस कर्म यानी कर्म के बाद कारक आते हैं। सिर से पैर तक, मनमोहन को सिर से पैर तक देखा। इसी तरह तीसरा नियम है, हमने पहला नियम कर्ता कर्म और क्रिया एक के बाद एक आते हैं। पहले कर्म आता है, पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर अंत में क्रिया आता है, और बाद में कर्ता और कर्म के बीच क्या आता है, कारक आता है, वह देखा। तीसरा नियम देखेंगे हम, प्रश्नवाचक पद प्रश्न के विषय से ठीक पहले प्रयुक्त होता है, यानी प्रश्नवाचक पद प्रश्न के विषय से ठीक पहले प्रयुक्त होता है। अपराधी का पता चला, यानी प्रश्नवाचक पद कौन सा है, पता चला, वह प्रश्नवाचक पद है। इसके विषय यानी इस विषय से पहले वह प्रयुक्त होता है। अपराधी, पता चलना, वह प्रश्नवाचक पद है, तो वह प्रश्न के विषय से ठीक, प्रश्न का विषय है अपराधी, इससे पहले ये प्रश्नवाचक पद प्रश्न के विषय से ठीक पहले प्रयुक्त होता है।
यानी अपराधी पहले प्रयुक्त हुआ। क्यों वह सम्राट अशोक की राजमुद्रा है, यानी यहाँ राजमुद्रा प्रश्नवाचक पद है। राजमुद्रा किसकी है, तो वह इससे पहले प्रयुक्त हुआ। प्रश्नवाचक पद प्रश्न के विषय, प्रश्न का विषय है राजमुद्रा, तो वह प्रश्न के विषय से ठीक पहले प्रयुक्त होता है। आपको न्याय का अवसर देना चाहता हो, आप तैयार हैं, ऐसा प्रश्न बाद में पूछते हैं। विषय से पहले प्रयुक्त प्रश्नवाचक पद पहले हुआ। इसी तरह चौथा है क्रिया विशेषण सदैव क्रिया के पूर्व आते हैं। क्रिया विशेषण सदैव क्रिया के पूर्व आते हैं, यानी क्रिया विशेषण का अर्थ हम समझेंगे। क्रियापद के अर्थ में विशेषता लाने वाला पद, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि मोहन धीरे धीरे चल रहा है, तो क्रिया विशेषण सदैव क्रिया के पूर्व आते हैं। क्रिया चलना है, तो क्रिया विशेषण धीरे धीरे है, यानी क्रियापद के अर्थ में विशेषता लाए, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो धीरे धीरे ये पहले आता है क्रियापद चल के पहले, तो क्रियापद है चलना और क्रिया विशेषण है धीरे धीरे, तो वह क्रियापद से पहले आता है। श्याम तेजी से दौड़ रहा था, तो दौड़ना क्रियापद है, तेजी से क्रिया विशेषण है। यानी हम व्याकरण के नियमों में देखेंगे कि क्रिया विशेषण हमेशा क्रियापद से पहले आता है। पांचवा नियम देखेंगे, वाक्य के विभिन्न पदों के बीच तर्क संगत होनी चाहिए। यानी किस पद को किस पद के बाद रखा जाता है वह हमें तर्क संगत यानी योग्य हमें उस वाक्य का अर्थ लगना चाहिए। कहने का अर्थ ये है। तो हम उदाहरण के रूप में देखेंगे, छात्रों ने गुरुजी को एक फूलों की माला पहनाई। अब विद्यार्थी मित्र हम देखेंगे कि उसमें हमें वाक्य शुद्ध लगता है नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें कैसे वाक्य प्रयोग किया गया है कि छात्रों ने गुरुजी को एक फूलों की माला पहनाई। कितने फूलों की? एक फूलों की। एक फूल की माला कभी बनती है? नहीं बनती है। तो फिर वाक्य का जो क्रम है हमें बदलना पड़ेगा। कहने का अर्थ है कि हम दूसरे वाक्य में वह सुधार लिया है। तो पहला वाक्य अशुद्ध वाक्य है क्योंकि उसमें फूलों की माला पहनाई, लेकिन एक फूल की कभी माला नहीं बनती। तो इसी तरह ही वाक्य गलत है। तो ऐसे हमें तर्क से कोई भी वाक्य अशुद्ध है या शुद्ध है वह समझना होगा। दूसरे वाक्य में उस अशुद्ध वाक्य को शुद्ध बनाया है, छात्रों ने गुरुजी को फूलों की एक माला पहनाई। तो यहाँ हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि फूलों की एक माला एक हो सकती है, फूल एक हो सकता, एक फूल हो सकता है, लेकिन उसकी माला नहीं बन पाती, इसलिए फूलों की एक माला पहनाई। तो ये शुद्ध वाक्य हुआ। यानी एक ही शब्द ऐसे वैसे हो जाता है तो पूरा वाक्य का अर्थ अलग हो जाता है, यानी अर्थ बैठता ही नहीं है। तो ये तर्क संगति पदों के बीच होनी चाहिए, वह उस उदाहरण में हमने देखा। दूसरा उदाहरण ऐसा ही देखेंगे हम। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। तो हम देखेंगे कि गाय शुद्ध होती है, शुद्ध ही होती है ना। गाय में शुद्धि अशुद्धि थोड़ी होती है, दूध में होती है। तो यहाँ पहला वाक्य ही अशुद्ध है। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, तो हमको तुरंत तर्क आता है कि शुद्ध गाय होती है कि दूध शुद्ध होता है। तो तुरंत हमें तर्क से हम पता लगा लेते हैं कि इसी तरह गाय शुद्ध नहीं, दूध शुद्ध होता है। गाय तो कैसी भी है, दूध की शुद्धि का हमें जांच करनी है। तो गाय का शुद्ध दूध यहाँ मिलता है, ये शुद्ध वाक्य है। बाकी वाक्य पूरा ऊपर का वाक्य जो पहला वाक्य है वह गलत है। तो इसी तरह हमने यहाँ एक नियम देखा, पांचवा नियम, तर्कसंगत दो पदों के बीच तर्कसंगत होना चाहिए, यानी योग्य शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। छठा नियम देखेंगे, न या नहीं का नकारात्मक अर्थ में प्रयोग क्रिया से पहले होता है। यानी
नकारात्मक अर्थ में प्रयोग क्रिया से पहले, क्रिया उससे पहले आ जाती है, फिर हम जो भी नकारात्मक बात लिखते हैं न या नहीं वो बाद में आता है। उदाहरण के रूप में शिक्षक महोदय घर पर नहीं मिलेंगे, तो हमने देखा कि मिलेंगे एक क्रिया, लेकिन इससे पहले नहीं नकारात्मक आया। तो ये नियम हमें याद रखना है। शिक्षक महोदय घर पर नहीं मिलेंगे, तो नहीं पहले आता है, क्रिया बाद में आती है। शिष्य क्षमा नहीं मांगेगा, तो नहीं एक नकारात्मक का अर्थ है, मांगेगा एक क्रिया है, तो क्रिया बाद में आती है। नकारात्मक अर्थ में प्रयोग क्रिया से पहले आता है, वह भी नियम हमने देखा। 7वां नियम हम देखेंगे, आग्रह के लिए न अव्यय का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। तो न अव्यय का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है आग्रह के लिए। तो हम किसी को भी विनती करते हैं तो जो भी नकारात्मक यानी न शब्द जो आता है वह हमेशा अंत में आता है। वह हमें नियम याद शुद्ध अशुद्ध वाक्य में वह हमें याद रखना है। चलोगे ना, हम ऐसा बोलते हैं तो वह हमें आग्रह के रूप में हम उसे बोलते हैं। चलोगे ना, न चलोगे तो पूरा वाक्य ही अर्थ ही बदल जाएगा। तुम भी जाओ ना, तो बोलने के ऊपर ये पूरा निर्भर है कि हम आग्रह करते हैं तो न का अर्थ उसे आग्रह करने का है, कहने का अर्थ। तो ये 7वां नियम भी हमने यहाँ देखा। तो बहुत ही एकदम सरल है विद्यार्थी मित्रों। अभी हम आगे अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।